और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं जो कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और IIFL के हितेश जैन। आप दोनों का ही शो पे स्वागत है। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं चने की। सबसे पहले जहां पर दलहन पर स्टॉक लिमिट की मियाद 1 साल के लिए बढ़ाने पर WDRA के गोदामों का छूट वापस लेने और वायदा पर सख्ती के बाद चना वायदा में कारोबार 50% से ज्यादा घट गया है। एक हफ्ते पहले तक NCDX पर इसमें रोज करीब 1,500 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा था, लेकिन आज अब तक इसमें करीब 600 करोड़ रुपए का कारोबार हो सका है। वहीं कल इसमें 700 करोड़ से भी कम का कारोबार हुआ था। दरअसल वायदा में खरीद सौदों पर अब 25% कैश मार्जिन देनी पड़ रही है। वहीं इसके पोजीशन लिमिट में भी भारी कटौती की गई है और सरकार ने NCDX के गोदामों को भी स्टॉक लिमिट में ला दिया है, उसके दायरे में ले आए हैं। हालांकि इसके बावजूद इसमें आज तेजी का रुख हमने देखा है। चलिए अनुज गुप्ता से बात करते हैं अब चने के इस पूरे न्यूज फ्लो पर। अनुज, ये बताएं कि वॉल्यूम हम देख रहे हैं कि 50% से ज्यादा घट गया है, ओपन इंटरेस्ट में गिरावट आई है, सिर्फ कीमत हम देख रहे हैं जो बढ़ रही है, लेकिन क्या आप इसे अब हेल्दी मार्केट मानते हैं? किस ओर अब चने का बाजार आप जाता हुआ देख रहे हैं अनुज? कविता जी, गुड इवनिंग। अगर हम देखें तो चने को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो दोनों ही साइड के फंडामेंटल्स हैं। अगर हम रेगुलेटरी बॉडी की तरफ देखते हैं तो उन्होंने जो मार्जिन बढ़ाया है और जो WDRD के वेयर हाउसेस को लिमिट के अंदर रखा है, तो कहीं ना कहीं वो एक स्टेप किया है जिसकी वजह से जो चने के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उसको कर्व करने के लिए। साथ में अगर हम देखें जो फंडामेंटल सपोर्टिव फंडामेंटल है वो जो कि जो मानसून हमने डेफिसिट देखा है और हमने देखा था लास्ट ईयर भी क्रॉप कम था चने का, तो कहीं ना कहीं इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि अगर बारिश नहीं होती है और आने वाले दिनों में क्रॉप भी कम हो सकती है, तो कहीं ना कहीं जो सपोर्टिव फंडामेंटल है वो मॉनसून को लेकर है। तो अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो दोनों साइड के यहाँ पे जो फंडामेंटल है वो दिख रहे हैं। उसकी वजह से हमने देखा था कि अगर हम 1 महीने पहले जाए तो काफी वॉल्यूम इंक्रीज हुए थे चने के अंदर में और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। बट जब से रेगुलेटर की तरफ से यहाँ पे मार्जिन बढ़ाया गया है तो हमने एक हेल्दी करेक्शन यहाँ पे आती हुई देखी है। इवन हमने सेम डे करीबन 5 रुपए की करेक्शन चने में आती हुई देखी थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घटा है और जो वॉल्यूम गिरा है वो अभी ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इसमें ट्रेडिंग हो रही थी या फिर जो लोगों ने पोजीशन बिल्डअप करी हुई थी एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मॉनसून को मद्देनजर रखते हुए, वो अब यहाँ मार्केट से एग्जिट हुए हैं। हालांकि अब जो वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है धीरे धीरे बिल्डअप होता हुआ लोअर लेवल से जो बाउंस होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल फैक्टर्स की वजह से जिन लोगों ने पोजीशन से एग्जिट किया था वो अगेन यहाँ पर दोबारा से पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अब जो WDRA के जो वेयर हाउसेस को रखा गया है लिमिट के अंदर, तो हो सकता है कि उतना ज्यादा वॉल्यूम अब यहाँ पे ना देखने को मिले, उतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को ना मिले। बट हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो प्राइस रहेंगे चने के, चाहे हम ओपन इंटरेस्ट से वॉल्यूम को देखें, जो गिरावट आई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्राइस अब उतनी तेजी से आगे ना बढ़े। हो सकता है कि प्राइस एक रेंज में रहे और हायर लेवल्स पर बिकवाली देखने को मिले। हाई लेवल्स पे आपको लगता है कि बिकवाली का एक रुझान हावी होगा, तो अगर किसी को रणनीति बनानी है तो फिर आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर हम टेक्निकल टूल्स की तरफ देखें जहां पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है और हमने देखा है कि वॉल्यूम में गिरावट हुई है, साथ में ओपन इंटरेस्ट भी गिरावट की तरफ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा बिल्डअप बाइंग साइड में नहीं है। यहाँ पर जो शॉर्ट साइड में बिल्डअप यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर मेरी सलाह ये रहेगी कि चने के अंदर सैलून राइज करके चलें। हमने रिसेंटली देखा था कि चने में करीबन 5,050 5,040 के आसपास के हाई लेवल बनाए थे, उसके बाद प्राइस करेक्ट हुए थे। तो मुझे लगता है कि अब जो लेवल्स रहेंगे 5,000 की जो रेंज रहेगी वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल रहेगी और मुझे लगता है कि अब जल्दी ही प्राइस उस रेंज के ऊपर जाएंगे। तो सैलून राइज करके चले। प्राइस करीबन जो अब करंट कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस करीबन 4600 रुपए के आसपास चल रहे हैं। तो प्राइस अगर थोड़ा सा और बाउंस लेते हैं करीबन 4700 रुपए के आसपास से, तो वहां बिकवाली करके चले। मुझे लगता है कि नीचे 4550 और 4400 तक की रेंज देखने को मिलेगी। बट मानसून का जो डेफिसिट हुआ है हो सकता है कि उसकी वजह से लोअर लेवल करीबन 4300 या 4400 के आसपास दोबारा से बाइंग देखने को मिले, तो वहां पर हम देखेंगे उन लेवल्स पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ और वॉल्यूम बढ़ता हुआ। बट हायर लेवल से मुझे लगता है कि अब ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सैलून राइज यानी हर उछाल पे आपको बिकवाली की रणनीति बनाने की सलाह दी जा रही है। 4550 या 4400 तक के लेवल्स भी हमें चने में देखने को मिल सकते हैं, लिहाजा इस उछाल को बिकवाली के लिए आप इस्तेमाल करें। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोने की, जहां पर अमेरिका के खराब आंकड़ों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम हम देख रहे हैं 1130 के ऊपर लगातार बना हुआ, 0.5% की तेजी। घरेलू बाजार में भी हम देख रहे हैं तेजी, हालांकि काफी सीमित दायरे में है। आज अमेरिका में ड्यूरेबल गुड्स और होम सेल्स के आंकड़े आने वाले हैं। वहीं अमेरिका में फेड चेयरमैन जैनेट येलेन का भाषण भी आज होने वाला है। एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उन्हें महंगाई और मॉनेटरी पॉलिसी पर भाषण देना होगा और माना यह जा रहा है कि इस भाषण में अमेरिका में महंगाई और ब्याज दरों पर फेड
के नजरिए का पता चल सकता है। हितेश जैन से बात करते हैं। अब हितेश, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक और सोना जो है फिर से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज का दिन जो कि अगर हम डेटा के लिहाज से देखें तो काफी अहम है, और दूसरा जो फेड चेयरमैन का भाषण भी है उससे भी कई मतलब निकलने की संभावनाएं आ रही हैं। किस ओर अब आप सोने की चाल को जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, पोस्ट फेड बीट एक बात तो मुझे डेफिनेट लग रही है कि गोल्ड के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से जो परसेप्शन बदला है, जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, वो काफी द पॉजिटिव साइड है। आई थिंक गोल्ड में जो अभी बॉयंसी देख रहे हैं वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि जितनी डविश स्टेटमेंट जो फेड की पॉलिसी लैंग्वेज में देखा, ऐसा डविश मैंने कभी काफी टाइम तक नहीं देखा। भले रेट कट पे एक्ट किया नहीं किया वो दूसरी बात है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज रही है वहां उन्होंने क्लियरली, जहां वो रिफर कर रहे हैं, डायरेक्टली रिफर कर रहे हैं टू डेवलपमेंट्स व्हिच आर हैपनिंग इन चाइना एंड और फॉर मैटर जो फाइनेंशियल मार्केट जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और क्लियरली एक्नॉलेज कर रहा है फेड की जब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट करेगा, इट विल लीड टू सबड्यूड इन्फ्लेशन। एंड ये सब सरप्राइजिंग है कि आप देखिए यूएस की इकोनॉमी 70% डोमेस्टिक ड्रिवन है, कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्राइव करता है, और जहां इन्फ्लेशन की बात करें तो आप देखिए इन्फ्लेशन तो नीचे ही रहने वाला है, कोई इन्फ्लेशन बढ़ने वाला नहीं है। जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस नीचे है, जिस हिसाब से ग्लोबली एक्सेस सप्लाई कैपेसिटी है, ये सब फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। और दूसरा फैक्टर करते हैं कि जो ग्लोबल की जो स्थिति है मार्केट्स की, इकोनॉमी की, एटलीस्ट फॉर 3 to 4 क्वार्टर्स को इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है। आई थिंक थिंग्स कैन गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर। अगर चाइना देखे तो कोई साइंस नहीं दिख रहे कि कोई इंप्रूवमेंट होने वाला है। ये सब कंसिडर करते तो मुझे लगता नहीं है कि फेड के पास करेज रहेगा कि अक्टूबर या दिसंबर में एक्ट करे। तो कोई लोग ओपिनियन बना के बैठा है कि भले सितंबर में नहीं करे, अक्टूबर करे, दिसंबर में करे, पर मुझे लगता नहीं कि ये साल होने वाला है। तो ये सब कंसिडर करते तो मुझे लगता है कि गोल्ड को एक नई लीज ऑफ लाइफ मिल गया है, और मुझे लगता है कि जो करंट अपसाइड है वो एक्सटेंड हो सकता है। आई थिंक वी कैन मूव अगेन बैक टू $1170-1180। तो जो बॉयंसी है वो मेंटेन रहेगा, और आई थिंक जो थोड़े मोटे छोटे डिप आते हैं वहां पे बाय करना ही प्रेफरेबल रहेगा। आज के लिए भी मुझे लगता है कि आप कुछ 26,700-750 का टारगेट देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको लगता है कि खरीदारी की रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन अगर मैं दिवाली तक का व्यू आपसे समझना चाहूँ तो आप सोने को कहाँ ट्रेड करता हुआ देखते हैं? देखिए, अगर आप रिलेटिवली बात करें, अगर तो इट डिपेंड्स, अगर लंबी तेजी गोल्ड में डिपेंडेंट होगा कि कोई नई एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी आए कि नहीं आए। चाइना एक बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में, चाइना से बहुत बड़ा कोई वापस कुछ शॉक या कुछ क्राइसिस आता है या कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो गोल्ड में और तेजी आ सकती है। बट आई थिंक अगर मैं लार्जर पर्सपेक्टिव से बात करूं, आई डोंट गिव यू ऑन अ टारगेट, बट ऑन कंजर्वेटिव बेसिस मुझे लगता है गोल्ड बॉटम आउट हो चुका है, एंड आई डोंट सी प्राइसेस एक्चुअली रीचिंग 1080। तो यहाँ दो प्रोबेबिलिटी देखता हूँ, या तो प्राइसेस यहाँ होल्ड करेंगे, दूसरा मुझे अगर नवंबर का टारगेट देते हैं तो कंजर्वेटिव बेसिस पे मुझे लगता है कि वी कैन मूव एटलीस्ट $40 to $50 फ्रॉम द करंट लेवल। दैट मींस हम वापस एक बार 27,527 और 28,000 के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आपको लगता है कि तेजी का ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा, लिहाजा 27,500 या 28,000 तक के लेवल्स आप दिवाली तक देखते हैं। लेकिन चांदी में किस तरह का रुझान आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, चांदी एक डबल प्ले है, क्यूज दोनों तरफ से लेती है, प्रेशियस मेटल से और बेस मेटल से। तो अगर आप दोनों में मुझे चूज करना प्रेफर करें तो मैं गोल्ड ही प्रेफर करूंगा। चांदी आई थिंक लॉन्गर रन डेफिनेटली बुलिश रहेगी, पर जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में या जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में गिराव है या जो सेंटिमेंट है, मुझे लगता है सिल्वर में इतनी तेजी नहीं रहेगी जितना गोल्ड में रहेगा। तो इट डज नॉट, अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो इट डज नॉट मेक सेंस टू पुट योर मनी इनटू सिल्वर, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव 2-3 साल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आई थिंक आप अभी भी वेंचर कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल प्रेशियस मेटल में ये रणनीति आती हुई, जहां पर सोने में आपको गिरावट में खरीदारी करने की रणनीति सुझाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लेंगे दर्शकों के सवाल और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स की आज की हॉट पिक्स भी। बने रहें। चलिए, आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हॉट पिक्स की ओर। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी अनुज, आपकी हॉट पिक्स क्या है आज की?
देखिए हमारी हॉट पिक में पहला शुगर है। हमने देखा है कि काफ़ी दिनों के बाद प्राइस आज ब्रेकआउट की तरफ निकले हैं, वॉल्यूम्स के साथ निकले हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये सस्टेन हो सकती है। तो शुगर के अंदर बाय रहेगा करीबन 2470 2480 के आसपास। टारगेट जो हमें लगता है करीबन 2580 से लेकर 2600 रुपए तक, मीन्स पोजिशनल तौर पर भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। साथ में दूसरी कमोडिटी एडिबल ऑयल में जहाँ रिफाइंड सोया में भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला वॉल्यूम्स के साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिफाइंड सोया में बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 582 के आसपास। टारगेट हमें लगता है करीबन 596 600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही कॉल पोजिशनल तौर पे बाय इनिशिएट की जा सकती हैं। बिल्कुल। चीनी और रिफाइंड सोया ऑयल में आप खरीदारी की रणनीति दे रहे हैं। हितेश, आपकी हॉट पिक्स क्या है? मैं गोल्ड बाय करना प्रेफर करूंगा। इनफैक्ट करंट लेवल्स इटसेल्फ टारगेट रहेगा 26,700, स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 26,350। दूसरी पिक रहेगी, आई वुड प्रेफर टू सेल कॉपर एट 342, टारगेट 335, स्टॉप लॉस 346। सोने में खरीदारी और कॉपर में बिकवाली की रणनीति आप सुझा रहे हैं। चलिए हॉट पिक्स के बाद रुक करते हैं सवालों की ओर, और मध्य प्रदेश से हमारे साथ अर्जुन धाकर फोन लाइन पर है। नमस्कार अर्जुन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? एमपी में कहाँ पे रहते हैं? जी मैं एमपी में सर, मैं मंदसौर जिले के बाद कुंतलहड़ी गांव में रहता हूँ मैं। अच्छा, बताइए किस कमोडिटी पे सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैंने हाल ही में सेल किया है अप्रैल में 1,09,500 का वहाँ पे, तो मेरे को मतलब इसमें 6,000 के भाव तक देखने को मिल सकते हैं, मतलब क्या करना चाहिए मेरे को इसमें? आपने एक लॉट 9500 के लेवल पर बेचा है और 6,000 तक के लेवल्स आपको देखने हैं। ठीक है अनुज, यहाँ पर अगर मैं पूरे मसाला पैक की स्थिति भी साथ में जानना चाहूँ तो आपको अब किस और स्थिति जाती हुई दिखाई दे रही है, कंसिडरिंग के फेस्टिव सीजन अब शुरू ही हो चुका है, और साथ ही हल्दी को लेकर आपका क्या व्यू है? देखिए हल्दी में दूसरी बात अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है वो यहाँ पर डिटेरियोरेट है, तो कहीं ना कहीं गिरावट है, हल्दी में क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सपोर्टिव फैक्टर तो यहाँ पर है। बट अगर हम देखें तो अराइवली मार्केट में हिट हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिला है। अगर हम पूरे ओवरऑल स्पाइसेस पैक को देखें तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो यहाँ पर कंटिन्यूस बनी हुई है। साथ में अगर हम देखें तो जो प्रोडक्शन था वो भी पिछले साल से इस बार कम था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्पाइस पैक के अंदर लोअर लेवल बाय इनिशिएट हो सकती है। तो जैसा कि इनकी पोजीशन है तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लोअर लेवल पर स्पाइस पैक में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि हायर लेवल पे प्राइस सस्टेन नहीं कर रहे हैं, बट लोअर लेवल मुझे लगता है कि बाय इनिशिएट के लिए अच्छा रहेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि स्पाइस पैक में तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको फिलहाल दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और ग्वालियर से गिरीश है फोन लाइन पे। गिरीश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। बताइए, अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए ताकि आप मुझसे फोन पर बात कर सकें। गिरीश। ओके मैम, ओके मैम जी मैम। मैंने 670 की 5 निकलवाए है मेरी। ओके, 670 के रेट पे लिया है? हाँ जी मैम। उसमें क्या पोजीशन स्टैंडिंग की रखूं कि उसको काटना चाहिए? ट्रेडिंग का नजरिया है ना? यस मैम। ठीक है। हितेश, निकल में हमने देखा, अगर आज की ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे काफी सब्ज्यू ट्रेड था, लेकिन उसके बाद तेजी में थोड़ा सा इजाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 670 का इनका भाव पोजीशन बनाई हुई है। ट्रेडिंग का नजरिया है, क्या बने रहे? देखिए, बेस लेवल जितनी शॉर्ट कवरिंग होनी थी वो हो चुकी है। अगर हम 1-2 वीक पहले देखें तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई। इनफैक्ट निकल में भी इतने लेवल्स तक 670 680 के लेवल्स देखने मिले, तो मुझे लगता नहीं है कि जो अभी हम थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी देख रहे हैं वो सस्टेन कर पाएगा। जिस हिसाब से जो चाइना से जो वाइब्स आ रहे हैं, आई थिंक वापस एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है करंट लेवल्स पे, और मुझे लगता है कि निकल वापस 620 625 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक कंसिडर वी आर ट्रेडिंग और 650। आई थिंक अगर हम 655 660 तक आए वहां पर निकलना ही प्रेफरेबल रहेगा। मुझे लगता नहीं 670 या 80 के या वो लेवल्स तक निकल सस्टेन कर पाएगा या ब्रीच कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लेंगे कुछ और सवाल, बने रहें। आगे बढ़ते हैं और अब गुजरात से मुकेश का सवाल लेते हैं। नमस्कार मुकेश जी। मुकेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ शायद इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और सूरत से ही अब संकेत पाठक फोन लाइन पर है। संकेत जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। बताइए क्या सवाल है? मेरा कॉपर और नेचुरल गैस से सवाल है। कॉपर मैंने 359 पे बाइंग पे हूँ, 5 लॉट है, और नेचुरल गैस 177 पे है मेरा। 177 पे। और ट्रेडिंग का नजरिया है कि इन्वेस्टमेंट का? ना, इन्वेस्टमेंट मतलब कि नवंबर तक ये जो लास्ट डेट है तब तक मेरा कॉपर में रुकने का वो है। आपने न्यूज फ्लो देखा है, उसके बावजूद भी आपने खरीदारी की रणनीति बनाई है कॉपर में? कोई खास वजह? चाइना को लेकर दिक्कतें तो आपको पता ही होंगी।
हाँ मतलब ये डाउन हो गया, मेरे को मालूम नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आपको बताते हैं अब क्या करना चाहिए ताकि आपका घाटा कम से कम हो। यहाँ पर हितेश, उन्होंने बाइंग पोजीशन बना रखी है, वो भी 359 के लेवल पर अगेंस्ट द ट्रेंड है फिलहाल, हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अब ये क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें यही बात है कि 360 के लेवल जो था वो एक्चुअली टॉप 361 62 का आई थिंक टॉप मारा था, वहां पे इन्होंने बाय किया हुआ है। कोई बड़े सिग्नल तो दिख रहे नहीं है कि बहुत बड़ी वापस शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट ओवरऑल जैसे ट्रेजेक्टरी नीचे ही है। या तो चाइना से कुछ सेंट्रल बैंक कोई मेजर्स ले तो वहां ही कोई बड़ी इतनी तेजी आ सकती है, बट फिलहाल के लिए आई थिंक यही कर सकते हैं, इनका जो लॉस मिटिगेट, पूरा लॉस तो नहीं निकल सकता, लॉस मिटिगेट करके ही निकल सकता है। अगेन थोड़ा बहुत भी रिबाउंड आता है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि एलएमई कॉपर पे एलएमई जो है वो 5200-300 पे उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है, पर $50 का तेजी आती है, दैट मींस वी कम बैक टुवर्ड्स 350-51 लेवल्स, वहां पे निकलना ही प्रेफरेबल। बट आई डोंट थिंक सो जो लेवल्स उनका जो 360 के है वहां पे प्राइसेस आएंगे, तो जब भी थोड़ी बाउंस 5-7 रुपए की आती है वहां पे निकलना ही प्रेफरेबल रहेगा। संकेत थोड़ा भी उछाल देखिए तो निकल जाइए। हितेश, एनजी पर भी इन्होंने पोजीशन बना रखी है, नेचुरल गैस में 177 के रेट पे इन्होंने बाइंग किया हुआ है। लेकिन नेचुरल गैस में कुछ हो रहा नहीं है, अगर आप बात करें अगर कंपेयर करें दूसरे कमोडिटीज से, तो एक बहुत रेंज बाउंड ट्रेड में चल रहा है और बहुत अनइवेंटफुल ट्रेडिंग रेंज है। कुछ अब देखिए तो 165 से 180 के रेंज में ही चल रहा है, तो आई थिंक वेदर साइड पे भी कोई इम्पेटस नहीं, मुझे लगता है यही रेंज में चलते रहेगा। आई थिंक जिस हिसाब से उनके लेवल पे ही कैन होल्ड ऑन, थोड़ी बहुत भी 4-5 रुपए की बाउंस आती है वेदर रिलेटेड या जो इन्वेंटरी रिलेटेड न्यूज है, वहां पे प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं। चलिए यहाँ पर भी आपको निकलने की ही सलाह दी जा रही है उछाल पे। संकेत जी, आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि हमेशा पीक पे खरीदारी नहीं करते हैं, जब भी गिरावट होती है तभी आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते शायद कॉपर में आपको इतना लॉस नहीं होता, और साथ ही नेचुरल गैस में भी आगे से इस रणनीति का आपको ध्यान रखना होगा। अब निर्वाणा हरियाणा से एसएमएस के जरिए हमें विजय ने सवाल भेजा है और इनका सवाल कपास को लेकर है। 4 टन इनके पास कपास पड़ा हुआ है और अनुज ये किसान है, दरअसल जानना चाहते हैं कि अब ये कब तक होल्ड करें। देखिए कपास में देखिए जो ट्रेंड है वो डाउन है, और अगर हम फंडामेंटल साइड में जाएं तो क्रॉप इस बार काफी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे ही कॉटन पैक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेरा व्यू ये है कि अगर इनको कॉस्ट मिलता है तो उससे एग्जिट करें, क्योंकि हमारा व्यू ये है कि पूरे कॉटन पैक में भी और गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम M6 कॉटन की बात करें जो कि अभी करीबन 15,700 रुपये चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार वो 15,000 रुपये तक के लेवल पे आने वाले 1 या 2 महीने में दिखा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड कपास का डाउन रहेगा, तो बिकवाली करके ही चल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह आपको फिलहाल दी जा रही है। और इसी के साथ अनुज आपका और हितेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर दर्शकों को अपनी राय आज देने के लिए। और कमोडिटी कॉल में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।